26 विपक्षी दलों ने बेंगलुरु में एक साथ आकर दूसरी बैठक की और तय किया कि गठबंधन का नाम इंडिया होगा। अब इंडिया को लेकर बहस छिड़ गई है। सिर्फ बीजेपी या एनडीए ही नहीं, बल्कि विपक्षी मोर्चे में शामिल दल भी भ्रम में दिख रहे हैं। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की नीत एनडीए को कड़ी चुनौती देने के प्रयास में जुटे 26 विपक्षी दलों ने 18 जुलाई को अपने गठबंधन के नाम की घोषणा की। विपक्षी गठबंधन ने इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस यानी कि इंडिया नाम रखने का फैसला किया है। कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन को पहले यूपीए कहा जाता था, लेकिन अब इसके ताजा नाम इंडिया से भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है। बेंगलुरु में विपक्षी सम्मेलन के बाद प्रेस वार्ता के दौरान संदेह सामने आया। संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, हम एक साथ आए हैं और विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की है। एक स्वर से लोगों ने आज जो अपनाए गए प्रस्ताव का समर्थन किया। हमारे गठबंधन को भारतीय राष्ट्रीय विकासात्मक समावेशी गठबंधन कहा जाएगा। उनकी इस टिप्पणी से कुछ लोग हैरान दिखे। वहीं शरद पवार का भी पहला ट्वीट बड़ा कंफ्यूज करने वाला था। उन्होंने भी डी से डेवलपमेंट नहीं बल्कि डेमोक्रेटिक लिखा, जिसका स्क्रीनशॉट वायरल हो गया। हालांकि बाद में ये ट्वीट शायद डिलीट कर दिया गया और इंडिया वाला सही नाम फिर से उन्होंने शेयर किया। इंडिया में डी का मतलब क्या है, इस पर भ्रम होने के बाद बीजेपी के अमित मालवीय ने विपक्षी एकता पर कटाक्ष किया और कहा, ये एक मजाक है कि जो लोग एक नाम पर आम सहमति तक नहीं पहुंच सकते, वो देश चलाने की उम्मीद करते हैं। भारत में डी यूपीए का नया नाम का मतलब डेवलपमेंटल है। हालांकि कई विपक्षी नेताओं ने ट्वीट कर इसे डेमोक्रेटिक बताया। बीजेपी ने इस बात का भी मजाक उड़ाया कि कैसे यूपीए का नाम बदलकर भारत रखे जाने पर विपक्षी नेता नए नाम का श्रेय लेने के लिए दौड़ पड़े हैं। दिल्ली में हुई एनडीए की बैठक के बाद ये साफ हो गया है कि 2024 के चुनावी रण के लिए सभी पार्टियां तैयार हैं। इस कड़ी में कल बीजेपी की अगुवाई में कुल 39 दल एनडीए की बैठक में शामिल हुए। इस बैठक में कई नए नवेले समीकरण देखने को मिले। एक तरफ जहां एनसीपी नेता अजीत पवार नजर आए, तो दूसरी ओर शिवसेना नेता और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी गृह मंत्री अमित शाह के साथ अहम बातचीत करते दिखे। इन दोनों ही नेताओं को पीएम मोदी और गृह मंत्री शाह के नजदीक में जगह दी गई। ऐसे में इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि इन दोनों ही नेताओं का कद एनडीए में बड़ा रहने वाला है। चूंकि महाराष्ट्र में कुल 48 लोकसभा की सीटें हैं और पिछले चुनाव बीजेपी ने शिवसेना के साथ मिलकर लड़ा, लेकिन अब शिवसेना में दो फाड़ हो चुकी है और एनसीपी के भी बड़े नेता बीजेपी के साथ गठबंधन कर चुके हैं। ऐसे में शरद पवार और उद्धव ठाकरे की घेराबंदी का मास्टर प्लान इन्हीं दोनों नेताओं के बूते बन रही है। इसलिए बीजेपी इस बात का भी ध्यान रख रही है कि केंद्रीय नेतृत्व इन दोनों नेताओं की ज्यादातर मांगों पर आनाकानी न करे। सूत्रों की माने तो एनडीए की बैठक के बाद एनसीपी नेताओं की एक बार फिर बैठक हुई, जिसमें अजीत पवार, अमित शाह, जेपी नड्डा, प्रफुल्ल पटेल शामिल रहे। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहे। इस बैठक में महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा, शिवसेना एनडीए और बीजेपी की बहुत ही पुरानी पार्टनर है। पीएम मोदी के नेतृत्व में हम लोग अभी महाराष्ट्र में काम कर रहे हैं। पीएम मोदी अपने काम के जरिए देश को आगे बढ़ा रहे हैं। अजीत पवार और उनके सहयोगी सरकार में शामिल हुए हैं। परिस्थितियां बिल्कुल बदल चुकी हैं। सरकार पहले से और मजबूत हो गई है। आपको बता दें कि 2024 के चुनाव में कोई गड़बड़ ना हो, इसलिए बीजेपी छोटे बड़े हर दल को साथ रही है। जल्द इस मामले में सीट बंटवारे का फैसला भी हो सकता है, ताकि बीजेपी गुणागणित के लिए भी समय निकाल सके। विपक्ष और एनडीए की बैठक के आरी किनारे ही आने वाले लोकसभा चुनाव की इबारत लिखी जाएगी। विपक्ष और सत्तारूढ़ गठबंधन आने वाले 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए साझेदारी को मजबूत करने में जुटी है। विपक्ष ने खुद को इंडिया गुट के रूप में एकत्रित करने का बीड़ा उठाया, वहीं एनडीए भी अपनी ताकत जुटाने में लगी है। फिलहाल 64 पार्टियां विपक्ष की इंडिया या एनडीए की छत्रछाया में है, लेकिन कुछ प्रमुख दल ऐसे भी हैं जो या तो अपने राज्यों में चल रही राजनीति पर ध्यान दे रहे हैं और पार्टी समीकरणों के इतर तटस्थ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या ये पार्टियां केंद्र की राजनीति पर भी अपना असर डालेंगी? कौन कौन सी है राजनीतिक दल, आइए आपको बताते हैं। पहली, जनता दल सेक्युलर। कर्नाटक स्थित जेडीएस पहले कांग्रेस और बीजेपी के साथ गठबंधन का हिस्सा रही, लेकिन दोनों गठबंधनों की तस्वीर में ये कहीं दिखाई नहीं दी। वैचारिक रूप से जेडीएस खुद को कांग्रेस और वाम दलों के करीब पाता है। पार्टी को मुसलमानों का भी समर्थन प्राप्त है और माना जाता है कि उसका बीजेपी के साथ कोई तालमेल नहीं। हालांकि 2006 में कर्नाटक में सत्ता में आने के लिए जेडीएस ने कुछ समय के लिए बीजेपी के साथ गठबंधन बनाया। सूत्रों के मुताबिक जेडीएस उस पार्टी के साथ जा सकती है जिसके पास 2024 के लोकसभा चुनाव जीतने की सबसे अच्छी संभावना है। दूसरी, शिरोमणि अकाली दल। बीजेपी की तरफ से अपने पाले में लाने की अफवाहों के बावजूद शिरोमणि अकाली दल मंगलवार को प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए बैठक से दूर रहा। अकाली दल विपक्ष की बैठक का हिस्सा भी नहीं था। शिरोमणि अकाली दल विपक्ष की बैठक से दूर रहा है क्योंकि वो पंजाब में अपने कट्टर प्रतिद्वंदियों आम आदमी पार्टी या कांग्रेस के साथ साझा मंच नहीं कर सकता। मायावती के नेतृत्व वाली पार्टी कभी भी एनडीए की पार्टी में नहीं रही। इस बार मायावती की पार्टी बीजेपी के खिलाफ मौन है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो बीजेपी के पक्ष में है। हालांकि 2024 के चुनाव के दौरान बसपा ने किसी भी पक्ष का हिस्सा नहीं बनने जा रही है, यहाँ तक कि उसे किसी भी गठबंधन ने निमंत्रण नहीं दिया है। बीजू जनता दल। बीजेडी 25 सालों से ओडिशा में है और नवीन पटनायक की पार्टी ने केंद्र की सत्ता से समान दूरी बनाए रखा है।
फिर है भारत राष्ट्र समिति। विपक्ष की बैठक में तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव या केसीआर के नेतृत्व वाले बीआरएस की अनुपस्थिति आश्चर्य की बात नहीं है। तेलंगाना में इस साल चुनाव होने हैं और कांग्रेस इसकी प्रमुख प्रतिद्वंदी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी पहले साफ कर दिया कि केसीआर बैठक का हिस्सा नहीं होंगे। उन्होंने उन पर भाजपा की बी टीम होने का आरोप लगाया। एआईएमआईएम असदुद्दीन ओवैसी के नेतृत्व वाली एआईएमआईएम दोनों बैठकों में गैर मौजूद रही। ओवैसी पार्टी के एकमात्र सांसद है और तेलंगाना विधानसभा में उनके 7 विधायक हैं, जो सभी हैदराबाद से हैं। तेलंगाना के बाहर ये महाराष्ट्र, बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाले राज्यों में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। सुभाषपा के मुखिया ओम प्रकाश राजभर ने योगी आदित्यनाथ को लेकर चौंकाने वाला खुलासा किया है। अब बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए के साथ आए ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही उन्हें एनडीए में लेकर आए। राजभर ने दावा किया कि योगी ने ही अमित शाह से उनको शामिल करने की पैरवी की। राजभर ने योगी आदित्यनाथ के साथ समीकरण पर खुलकर बात करते हुए कहा, मैं योगी आदित्यनाथ के चलते ही एनडीए में आया हूं। योगी जी ने ही 2 जुलाई को लखनऊ में अमित शाह जी से कहा था कि इन्हें अलायंस में ले लीजिए। मैं राष्ट्रपति चुनाव से ही उनके संपर्क में था। अब तक 2 दर्जन बार मिल चुका हूं। राजभर ने दावा किया है कि योगी आदित्यनाथ ने पूर्वांचल में फतह हासिल करने के लिए अमित शाह से पैरवी की और इसके साथ ये पूछे जाने पर कि क्या वो उत्तर प्रदेश की सरकार का हिस्सा होंगे या फिर दिल्ली की सत्ता में भागीदारी होगी, राजभर ने कहा कि यूपी में भी सरकार में रहेंगे और दिल्ली में भी। मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी को गुजरात हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है और इस फैसले को चुनौती दी है। साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए विपक्ष एकजुट होने के लिए प्रयास कर रहा है और कांग्रेस के नेतृत्व में बेंगलुरु में इसको लेकर बैठक भी हुई। इस बीच सी वोटर ने एक सर्वे किया है जिसमें लोगों से सवाल किया गया कि राहुल गांधी को राहत नहीं मिलने के बाद विपक्ष को किस चेहरे को आगे करना चाहिए, जिसमें बेहद चौंकाने वाले नतीजे सामने आए। सर्वे में लोगों ने विपक्ष के चेहरे के तौर पर प्रियंका गांधी के नाम पर मुहर लगाई है। इसमें 33% लोगों ने कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी, 14% लोगों ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, 14% लोगों ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, 10% लोगों ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और 29% लोगों ने पता नहीं के रूप में जवाब दिया है। यूपी एटीएस की टीम पाकिस्तानी सीमा हैदर और सचिन मीणा से लगातार पूछताछ कर रही है। इस दौरान कई ऐसे खुलासे हुए हैं जिससे सीमा पर संदेह भी पैदा होता है। दरअसल सीमा हैदर को लेकर जो जानकारी सामने आई उसकी माने तो सचिन कोई पहला हिंदुस्तानी युवक नहीं है जिससे सीमा हैदर बात करती थी। उससे पहले भी वो कई भारतीय लड़कों के कांटेक्ट में थी। ऐसे में एटीसी अब ये पता लगाने में जुटी है कि आखिर सीमा उनसे क्या बात करती थी। साथ ही एटीएस की टीम ये भी पता लगाने में जुटी है कि सीमा क्या अभी भी उनके कांटेक्ट में है या फिर सचिन के मिलने के बाद उसने उन लड़कों से कांटेक्ट खत्म कर दिया। बता दें, पूछताछ में ये पता लगा था कि जिन लड़कों से वो बात करती थी उनमें से ज्यादातर दिल्ली एनसीआर के रहने वाले हैं। इसके अलावा अन्य राज्यों से भी हैं कुछ लड़के जिनसे सीमा बात करती थी। इन सभी से वो ऑनलाइन पबजी गेम के जरिए ही मिली, जैसे सचिन से वो मिली थी। बता दें कि पिछले 2 दिन से लगातार सीमा हैदर और सचिन से यूपी एटीएस पूछताछ कर रही है। इसके अलावा सचिन के पिता से भी पूछताछ जारी है। जांच में सीमा को लेकर कई जगह शक पैदा हुआ है, जिसमें से एक कारण है सीमा का कॉन्फिडेंस। दरअसल जिस अंदाज से सीमा एटीसी के सवालों का जवाब दे रही है उससे ये शक पैदा हो रहा है कि कहीं सीमा को कोई गाइड तो नहीं कर रहा। वहीं सोमवार को भी पूछताछ के दौरान सीमा से इंग्लिश की कुछ लाइनें पढ़वाई गई, जिसे सीमा ने बिल्कुल सही तरीके से पढ़ा। हैरानी की बात यह है कि इस दौरान सीमा ने एक बार भी फंबल नहीं मारा। ऐसे में 5वीं पास सीमा का इस तरह से अंग्रेजी बोलना हैरत में डालता है। बताया जा रहा है कि यूपी एटीएस को आईबी से भी कुछ इनपुट मिले हैं। शक है कि सीमा को कहीं आईएसआई ने तो नहीं भेजा और 15 दिनों तक छिपकर रहने के बाद जब भेद खुला तो सीमा पार से मिले इशारे पर लव स्टोरी वाला ये ड्रामा तो नहीं खेला गया। सीमा के चाचा और भाई का पाकिस्तानी आर्मी में होना भी शक पैदा कर रहा है। सीमा के बिना वीजा इंडिया आने को लेकर भी उसे पूछताछ की गई है। यूपी एटीएस ने सोमवार को सीमा हैदर के पासपोर्ट, आधार कार्ड और उसके बच्चों से जुड़े दस्तावेजों की भी जांच की। जांच के दौरान ग्रेटर नोएडा रबुपुरा थाने के थाना प्रभारी को भी बुलाया गया। थाना प्रभारी की जांच में मिले सबूतों को एटीएस ने अपनी जांच में शामिल किया है। इसी के साथ सुरक्षा एजेंसियों के सामने सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि आखिर सीमा भारत नेपाल बॉर्डर से इतनी आसानी से कैसे दाखिल हो गई, क्योंकि भारत नेपाल बॉर्डर पर सशस्त्र सीमा बल यानी कि एसएसबी सुरक्षा करती है। सूत्रों ने दावा किया है कि एसएसबी तमाम जगहों पर चप्पे चप्पे की सुरक्षा करती है। ऐसे में कोई परिंदा भी भारत नेपाल बॉर्डर में ऐसे ही प्रवेश नहीं कर सकता, तो कैसे सीमा आसानी से वहां से भारत आ गई? इन सभी सवालों का फिलहाल एटीएस की टीम जवाब तलाश रही है। हालांकि सीमा की इस गदर स्टोरी का जैसे जैसे खुलासा हो रहा है वैसे वैसे सुरक्षा में लापरवाही से जुड़े बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं।